भाई जूम का सिंपल सा ऐप है। जूम को जिसको जगह मिल गई वो जूम में आ सकता है। और क्वेश्चंस जो है वो मैं यूट्यूब पे सर्च नहीं ले रहा, उनका मैं टेकअप नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता कि यूट्यूब का सीन है, मुझे उससे क्वेश्चंस का कुछ नहीं पता। तो उसके ऊपर आप मैं अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा। हम सिर्फ और सिर्फ मेरा फोकस जो है इस वक्त जूम के ऊपर है। जो रजिस्टर्ड बच्चों के क्वेश्चंस हुए तो अपने क्वेश्चंस व्हाट्सएप ग्रुप में साथ साथ ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं अपने क्वेश्चंस को फिर आफ्टर द क्लास एड्रेस कर दूंगा, उनका आंसर वगैरह दे दूंगा। तो अपने आंसर क्वेश्चन जो है तो मुझे यहाँ पे ड्रॉप करते जाइएगा, मैं आपको वहाँ पे आंसर दे दूंगा अगर कोई क्वेश्चन आंसर ना कर पाया। और कोशिश कीजिएगा कि रेलेवेंट क्वेश्चन ही हो, इररेलेवेंट क्वेश्चनिंग से जरा परहेज कीजिएगा। तो उसको हम फिर लेके चलते हैं। जूम का ट्राई करते जाएं, जूम का जिसको लिंक लग गया जो आ गया वो आ गया। मैं मतलब ऐसे जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। कल से सॉफ्टवेयर चेंज हो जाएगा। कल से जो है वो फिर आप गो टू वेबिनार के ऊपर आ जाएंगे, उसके ऊपर फिर ये इसका ऐसा कोई मसला नहीं होगा जो आप फेस कर रहे होते हैं स्ट्रीमिंग वाला और इस तरह का। ठीक है, तो जी स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर से कोई सवाल है तो बताएं। लास्ट लेक्चर से कोई सवाल किसी का है तो मुझे बताएं, अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। आवाज क्लियर है मेरी? सर आपकी स्लाइड्स अच्छी हैं यार, ये आप लोगों ने बताना है, आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता है कि नहीं लगता, ये आप लोगों ने बताना है, मैं कैसे बता सकता हूँ। चलो जी। हम चलते हैं आगे। अब हम जो एरिया स्टार्ट करने लगे हैं, अब मैं आप क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो मैं अब टेकअप नहीं कर रहा। मैं चलते हैं। हमारा अभी तक जो चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। और फिर आप कह सकते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 4 जो है बेसिक्स वाला वो भी कर लिया है। तो आई गेस आज हमारा 4th लेक्चर है, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अभी तक हमारा फास्ट ट्रैक में चैप्टर नंबर 1 हो गया है, चैप्टर नंबर 4 का कुछ एरिया, चैप्टर नंबर 11 का कुछ एरिया और चैप्टर नंबर 13 का कुछ एरिया, ये हमने क्या कर लिया है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा कर लिया। इस एरिया में से आपको कोई 5 से 7 नंबर का एग्जाम जो है वो पेपर में आना ही आना है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इसको अच्छी तरह हमने तैयार कर लिया है। अब आपको कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आप टेक्स्ट का पेपर पास करना चाहते हैं तो रिमेंबर, टेक्स्ट का पेपर पास करना काफी आसान भी हो सकता है अगर आप लॉजिकली और स्ट्रेटेजिकली चलें। हालांकि ये मैं बात करूं, मुझे मेरा मिनियन इस तरह देख रहा है बट उसका भी टेक्स्ट का पेपर पास हुआ है तो मुझे इस तरह से देख रहा है। टेक्स्ट का पेपर 100 मार्क्स का पेपर आता है और आपको जितना मुंह उतनी बातें हैं, मतलब जिस बंदे की टेक्स्ट में 10 अटेम्प्ट लगी होंगी वो भी गाइडेंस दे रहा होगा कि ये पेपर ऐसा है, ये वैसा है, इस तरह का है, उस तरह का है। बट बिलीव मी, इस पेपर को अगर आप टेक्टफुली लेके चले, आपके पास एनालिसिस हो कि कौन सा एरिया हमने पहले करना है, कौन सा एरिया हमने बाद में कर रहे हैं, किसकी वेटेज कितनी है, किसमें से कितना एरिया आएगा, तो आप इसको बड़ा इजीली पेपर को पास कर सकते हैं। अभी पेपर में हमारे पास अराउंड 1.5 महीना पड़ा हुआ है, तो इस 1.5 महीने में अगर मैं आपको पहले ही बताऊं, अगर पहले ही डिस्कस करूं, तो रिमेंबर एक एरिया है हमारा जिसे हम कहते हैं सेल्स टैक्स का एरिया। सेल्स टैक्स का एरिया जो है इसकी वेटेज है आपको पेपर में अराउंड 30 मार्क्स जो है वो इसमें से आने ही आने हैं। सेल्स टैक्स में से आपको हर हालत में 30 के करीब नंबर आई कैप में पूछे जाने हैं, आई कैप में मिलने। इसके अलावा एक हमारा एरिया आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस का, जिसमें से अराउंड 15 से 20 नंबर का पेपर जो है वो आपका आना ही आना है। अगर मैं इसको लोअर एंड पे लेके चलूं तो दोनों को अगर मैं एग्रीगेट करूं तो दोनों में से अराउंड मिनिमम भी पेपर आया तो 45 मार्क्स का मिनिमम पेपर जो है वो मुझे किस में से आएगा, वो मुझे सेल्स टैक्स में से आ रहा होगा। तो मिनिमम, कम से कम
45 नंबर का पेपर जो है वो मुझे इस एरिया में से आना है, वो मुझे इस एरिया में से मिलना है। अब जब मुझे पता है कि मुझे 45 नंबर का पेपर इस एरिया में से आना है और ये इतना इंपॉर्टेंट एरिया है, तो इसके ऊपर मुझे उतना ही फोकस करना पड़ेगा, इसको मुझे उतना ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इस एरिया के ऊपर मैंने रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। इसमें से एक लाइन क्या हो गया, एक वर्ड भी नहीं छोड़ना। और सिलेक्टिव स्टडी तो हमने बिल्कुल भी नहीं करनी, कतई नहीं करनी। और इसके अलावा ये जो हमारा एरिया है, इसमें से 5 से 10 नंबर का पेपर आएगा। तो गालिबन अगर ये जो हमने एरिया कर लिया है ये वाला और ये हम मिला लें, तो गालिबन कोई 52 से 53 नंबर तक का पेपर जो है वो हमारा इस एरिया में से क्लियरली आ रहा होगा। तो 50 से 55 मार्क्स तक का पेपर हम सिर्फ इस एरिया में से लेके जा रहे हैं। इस एरिया में इतनी जान मार लो कि अगर 45 नंबर आते हैं तो मिनिमम हर बच्चा 35 नंबर अगर इस एरिया से सिक्योर कर ले तो आपका पेपर जो है वो इजीली पास हो सकता है। अब 35 नंबर अगर आप यहां से सिक्योर कर लेते हो, 35 नंबर अगर आप इस एरिया में से सिक्योर कर लेते हो, रिमेनिंग चैप्टर्स में से इजीली 15 से 20 नंबर आ जाएंगे, आपका पेपर जो है वो पास हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंस है इस एरिया की, ये वेटेज है इस एरिया की। तो अगर इसको अच्छी तरह कर जो, मतलब सेल्स टैक्स हम आज शुरू कर रहे हैं, अगले 10 दिनों में हमने सेल्स टैक्स जो है खत्म कर देना है। जब आपका सेल्स टैक्स खत्म हो जाएगा और अगर आपको सेल्स टैक्स अच्छी तरह समझ आ गया तो उस दिन ये लिख लीजिएगा कि इस अटेम्प्ट में हम अपना पेपर जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है सेल्स टैक्स की जो हम अभी करने जा रहे हैं। हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, गालिबन 13 से 14 लेक्चर्स में हम अपना सेल्स टैक्स विद प्रैक्टिस 100% कंप्लीट कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। जब ये हमारा कंप्लीट हो गया उस दिन ये लिख लीजिएगा, ये श्योरिटी दे दीजिएगा अपने आप को कि आपका इस अटेम्प्ट में सेल्स टैक्स का पेपर जो है वो पास हो जाएगा, आप जो है वो क्लियर कर लेंगे। तो ये चीज जो है आपने याद रखनी है, इसको भूलना नहीं है। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट एरिया। ये इस एरिया की इंपॉर्टेंस है, ये इस एरिया की वेटेज है, ये आपने फॉर ग्रांटेड ले लेनी। समझ लगी कितना इंपॉर्टेंट एरिया है? क्यों भाई, समझ लगी? आगे चलते हैं। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना सेल्स टैक्स। मैं जिस तरह आपको सेल्स टैक्स करवाऊंगा, जिस तरह मैं सेल्स टैक्स लेके जाऊंगा ना, आपने सेल्स टैक्स को उस तरह करना है। आप बिलीव में सेल्स टैक्स को एंजॉय भी करेंगे और सेल्स टैक्स आपको समझ भी आ जाएगा। क्रैमिंग वाली अप्रोच मैंने बिल्कुल भी नहीं करनी, रट्टे रट्टे मैंने नहीं लगवाने कि जी आप क्रैम कर रहे हैं, रट्टे मार रहे हैं। मैं आपको समझाऊंगा, अंडरस्टैंड करवाऊंगा। अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करनी है। अगर आपको समझ आ गई, आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, आपका पेपर जो है ये पास हो जाएगा, सेल्स टैक्स इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सेल्स टैक्स से। अब अगली जो हमारी जर्नी है वो चल रही सेल्स टैक्स से मुतालिक है क्या नहीं है उसको हम लेके चलते हैं। सेल्स टैक्स चैप्टर 1 हमने पढ़ा था। चैप्टर 1 में हमने देखा था कि हमारे पास दो तरह के टैक्सेस होते हैं। एक हमारे कहलाते हैं डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरे हमारे कहलाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस का डिफरेंस आपको पता है? डिफरेंस आपको याद है कि डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो डायरेक्टली किसके ऊपर लग रहे हैं, जो डायरेक्टली आपकी इनकम के ऊपर लग रहे हैं। हम डायरेक्टली आपकी एसेट्स को, आपकी वेल्थ के ऊपर क्या कर रहे हैं, उन्हें कैलकुलेट कर रहे हैं। याद है कि नहीं याद? अब देखें, मुझे एक प्रैक्टिकली बात बताएं। पाकिस्तान की आवाम 24 करोड़ है। क्या 24 की 24 करोड़ आवाम पाकिस्तान में इनकम टैक्स पे करती है? नहीं।
तो गवर्नमेंट टैक्स कैसे लेगी? गवर्नमेंट तो हर एक से डायरेक्ट टैक्स नहीं ले सकती, कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है, कुछ सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं, कुछ टैक्स कलेक्शन की प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट टैक्स किस तरह लेगी? अब देखें, एक बंदा जॉब कर रहा है, सैलरी पे आ रहा है, उसकी तो इनकम पता चल सकती है, इसको हमने इतनी पेमेंट, मतलब कल को आप जाते हैं, आपका सी इंटर हो जाता है, आर्टिकल्स कर रहे हैं, आपको फॉर्म मिल गई हुई है और आपको जो स्टाइपेंड मिल रही है 19,300, गवर्नमेंट को यहाँ तक पता है कि फलाने बंदे के बैंक में 19,300 आया है, लेकिन उसी फर्म के बाहर एक भिखारी बैठा होगा, जहां जिस फर्म में आप 19,300 की स्टाइपेंड लेके आए हैं, उसके बाहर एक भिखारी बैठा होगा। वो जो भिखारी है वो दिन का एवरेज कितना कमाता होगा? 500, 1,000 कमाता होगा। क्या उसकी इनकम का हम रिकॉर्ड ले सकते हैं? नहीं ले सकते, बिल्कुल भी नहीं ले सकते। ऐसा ही है, ये आपकी गली मोहल्ले में स्ट्रीट हॉकर्स आते हैं, आपके एरिया में जो सब्जी की दुकानें खुली हुई हैं, ये जो बार्बर बैठे हुए हैं, जो कॉबलर्स बैठे हुए हैं, ये लोकल मार्केट में फिर रहे होते हैं, स्ट्रीट हॉकर्स फिर रहे होते हैं, ये छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं, क्या आप इनकी इनकम को असेस कर सकते हैं? क्या आप इनकी इनकम के ऊपर टैक्स ले सकते हैं? हमें तो पता ही नहीं है। आप किसी स्ट्रीट हॉकर को पकड़ सके, भाई कितने पैसे कमाए मुझे बताओ, वो कभी आपको बताएगा? उसने कहना मुझे पता नहीं है रिटर्न क्या होती है, इनकम क्या होती है, कैसे है कैसे नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता, वो यही कहेगा। वो यही कहेगा ना। अब क्या करे गवर्नमेंट? अब गवर्नमेंट कभी भी जाके भिखारी को नहीं पकड़ सकती, गवर्नमेंट कभी भी जाके स्ट्रीट हॉकर को नहीं पकड़ सकती, गवर्नमेंट कभी भी जाके कॉबलर को नहीं पकड़ सकती, जो गली मोहल्ले में सामान बेच रहे हैं गवर्नमेंट कभी भी नहीं पकड़ सकती। ऐसा है कि नहीं? लेकिन क्या ये लोग जो पैसा कमा रहे हैं, जो अर्निंग कर रहे हैं, क्या ये पैसा खर्च करेंगे? अब देखो, आपको पॉकेट मनी मिलती है, तो आप क्या करते हैं? पॉकेट मनी सभा को लोड करवा देते हैं, इजी लोड वाली सभा को, हैं खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं। जिस तरह आप अगर स्पेंड कर रहे हैं, तो वो जो भिखारी जिसकी इनकम हम नहीं लेके जा सकते, उस भिखारी की भी हम इनकम को नहीं पकड़ सकते। लेकिन जब उसने पूरा दिन बैठ के सुबह से लेकर शाम तक भीख मांगनी है एंड ऑल दिस स्टफ, जब रात को उठ को जाएगा, तो सबसे पहले उसने क्या करना है? उसने जाकर दुकान के ऊपर कोल्ड ड्रिंक पीना है कि नहीं पीना, उसने स्टिंग पीना है कि नहीं पीना, स्पेंड करेगा, खर्चा करेगा, ब्रेड लेगा, अंडे लेगा, दूध लेगा। अलीम, अलीम, तो वो क्या होगा? वो खर्च करेगा, खर्च करेगा। गवर्नमेंट कहती है ठीक है, ना बताओ कितने पैसे कमाए हैं, तुम खर्च करने जाओगे, हम तुम्हारे खर्च करने के ऊपर क्या करेंगे? टैक्स लगा देंगे। तुम सेल करोगे, तुम परचेज करोगे, हम तुम्हारी सेल और परचेज में क्या करेंगे? टैक्स लगा लेंगे। तो इनडायरेक्टली क्या किया जा रहा है? टैक्स लिया जा रहा है। आप अपने इनकम के बारे में ना बताएं, कोई मसला नहीं है, कितनी इनकम है, कितने पैसे कमा रहे हैं, ना बताएं, हम पूछते नहीं है आपसे। घर जाएंगे, रोटी लेंगे, बिजली का बिल पे करेंगे, साबुन लेंगे, टूथपेस्ट लेंगे, पेट्रोल डलवाएंगे। जब आप अपने एक्सपेंसेस करोगे, तो हम क्या करेंगे? आपके एक्सपेंडिचर्स के ऊपर आपको पकड़ेंगे, हम वहां से इनडायरेक्टली आपकी पॉकेट में से टैक्स निकलवा लेंगे। तो वहां पे जो हम पढ़ के आए थे, वो हमारा क्या कहलाता था? इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता था। तो सेल्स टैक्स जो है वो बेस्ट एग्जांपल है इनडायरेक्ट टैक्स की। अगर आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं, कैसे नहीं कहते, बट आगे आगे डिस्कस करेंगे। मैं कुछ यहाँ पे आपको बड़े फैक्चुअल बात बताने लगा हूं, इन बातों को नोट डाउन करके रख ले, इनको भूलना नहीं है। सेल्स टैक्स की तैयारी करते हुए ये एनालिसिस जो है ये आपके सामने होना चाहिए, इस एनालिसिस को आपने भूलना नहीं है। ये एनालिसिस आपके सामने होना चाहिए, पता हो कि यार ये 30 नंबर का एरिया आना है, इसमें से मार्क्स कहां से आएंगे और कहां से मार्क्स नहीं आएंगे। बिकॉज इस 30 नंबर के एरिया में से
एक आपको न्यूमेरिकल आना है और एक आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आना है जिसके ए से लेके डी तक पार्ट होंगे। तो थ्योरेटिकल एरिया भी आना है, न्यूमेरिकल एरिया भी आना है। अब इसकी डिवीजन कैसी है, वीक एरिया कौन सा है, वीकर लिंक कौन सा है, स्ट्रॉन्गर लिंक कौन सा है, ये सारा कुछ क्या करेंगे हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। तो ये एनालिसिस जो है ये क्या करना है, आपने यहाँ पे डिस्कस आउट करना है, तो इसको देखना है, इसको समझना है, आपको पता हो। मैं ऑन अ वेरी फर्स्ट डे ही आपको बता रहा हूँ सेल्स स्टार्ट करने से पहले कि इस एरिया का इशू क्या है, इस एरिया की प्रॉब्लम क्या है। जब आपको एरिया का इशू पता है, जब आपको एरिया की प्रॉब्लम पता है, तो उन मिस्टेक्स को, उन शॉर्ट कमिंग्स को आपने क्या करना है, ओवरकम करना है, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो क्या कर ले, इस एरिया में से सिक्योर कर ले। ये हमारे पास है स्प्रिंग 15 से लेके रीसेंट अटेम्प्ट तक, न्यूमेरिकली एज वेल एज थ्योरेटिकली। इसकी तस्वीर ले लें, इसकी तस्वीर लेके स्क्रीनशॉट लेके अपने ग्रुप में शेयर कर दे जहां जहां पे भी आप हैं, ताकि एनालिसिस जो है आपके पास हो, आपको पता हो कि यार किस अटेम्प्ट में कितना ज्यादा पोर्शन जो है वो आया है न्यूमेरिकली, कितना पोर्शन जो है वो थ्योरेटिकली आया है। अब आप देखिए रिसेंट अटेम्प्ट में न्यूमेरिकल जो है वो 19 नंबर का आया था, थ्योरी जो है वो आपकी 9 नंबर की आई है, उससे पहले 15 नंबर का, 11 का, 8, 17, 17, 13, 16, 12, 18, 13, 13, 17, 16, 12, 15, 11 एंड सो ऑन। देखिए तो न्यूमेरिकल जो है इस एरिया में से ऑन एवरेज अगर हम स्प्रिंग 15 से लेके अभी तक की लगाएं तो ऑन एवरेज 29 मार्क्स कंफर्म जो है वो सेल्स टैक्स में से आ ही आ रहे हैं। और उन 29 मार्क्स की अगर हम डिवीजन देखें तो 16 नंबर जो है, 16% जो 16 नंबर है वो हमारे आ रहे हैं न्यूमेरिकली, और जो 13 नंबर तक है वो हमसे थ्योरेटिकली पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये एरिया हमें न्यूमेरिकली भी तैयार करना पड़ेगा, ये एरिया हमें साथ साथ थ्योरेटिकली भी तैयार करना पड़ेगा। न्यूमेरिकली एज वेल एज थ्योरेटिकली क्या करना है, हमने इस एरिया को लेके चलना है। तो ये पता हो कि यार इस एरिया को दोनों पर्सपेक्टिव से तैयार करना है, न्यूमेरिकली पर्सपेक्टिव से भी और थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से भी। न्यूमेरिकल में आपको इतना अच्छा समझा दूंगा, उसका फॉर्मेट जो है आपको मेमोराइज करवा दूंगा कि न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, न्यूमेरिकल जो है वो आपके लिए क्या होंगे, इजी हो जाएंगे, उसमें आप मार नहीं खाते। मार पड़ती है आपको रूल्स की मेमोराइजेशन के ऊपर, याद करने के ऊपर। वो रूल्स जो है वो आपने याद करने, ये आपका काम होगा डेली बेसिस के ऊपर। जितना काम कहूंगा वो आपने करना है, जितना काम दिया जाएगा वो मिनिमम करना है। मिनिमम वो काम करते रहेंगे तो आपका पेपर जो है वो इजीली क्या हो जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है। अब ये न्यूमेरिकल और इसकी डिवीजन है। अच्छा, बच्चों को ना अमूमी तौर के ऊपर एक तासुर है कि न्यूमेरिकल्स ना बड़े मुश्किल होते हैं, न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बड़े प्रॉब्लमेटिक हैं। न्यूमेरिकल्स की स्प्रिंग 18 से लेके स्प्रिंग 23 तक की परफॉर्मेंस जो है अगर हम देखें तो कुछ 80% बच्चे पासिंग मार्क्स स्कोर कर पाए, 84, 70। अब ये एसोसिएट्स मतलब जितने भी न्यूमेरिकल ना पास पेपर के, ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट न्यूमेरिकल स्ट्रीट होते हैं। जब आप इनकी इवन प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे तो ये जो है बड़े मुश्किल न्यूमेरिकल ट्रीट हो रहे होते हैं, जितने भी एसोसिएट्स वाले हैं। आप देखेंगे, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कहेंगे यार ये क्या अजाब है, ये तो हो नहीं रहा, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो देखिए एसोसिएट्स का न्यूमेरिकल, फैज एसोसिएट का न्यूमेरिकल, टू बी वेरी ऑनेस्ट अ डिफिकल्ट न्यूमेरिकल है, बट 80% स्टूडेंट्स वर एबल टू सिक्योर पासिंग मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। कोई 20 नंबर का सवाल था, आबिद खान वाला सवाल मुश्किल है, अच्छा एमएच एसोसिएट मुश्किल सवाल है। इसमें से अगर आप ऑन एवरेज देखें तो न्यूमेरिकल जो है वो बड़े अच्छे हैं। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लमेटिक नहीं है, न्यूमेरिकल्स में जो मेजोरिटी अवाम है वो क्या कर रही है, वो पासिंग मार्क्स इजीली सिक्योर कर रही है। ऐसा है कि नहीं है? एग्री करते हैं इस चीज से? ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एग्री करते हैं कि न्यूमेरिकल जो है वो हमारे वेल प्रिपेयर्ड है, उसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, उसमें मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा, एग्जामिनर कह रहा है। अगर एग्जामिनर आपको ये एनालिसिस गिवन कर रहा है तो इसका मतलब न्यूमेरिकल के ऊपर हमें इतना प्रॉब्लमेटिक होना ही नहीं चाहिए। इवन मैं आपको इस काबिल कर दूंगा, मैं आपको फॉर्मेट जो है वो समझा दूंगा,
और इतनी हम सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लेंगे कि जब आप आई कैप हॉल में जाएंगे इंशाल्लाह, जब आप सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल पकड़ेंगे तो आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम करके मैक्सिमम नंबर अचीव कर लेंगे। एक आधी एडजस्टमेंट मुश्किल लगेगी, टाइम लगेगा, बट मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आप न्यूमेरिकल के सिक्योर कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो न्यूमेरिकल हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। सेल्स टैक्स है 30 नंबर है, 30 नंबर में न्यूमेरिकल तो प्रॉब्लम हमारे लिए है नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पे फेस होनी पड़ेगी हमें, वो है सेल्स टैक्स थ्योरी। थ्योरेटिकल एरिया जो सेल्स टैक्स थ्योरी है वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। आप देखें थ्योरेटिकल क्वेश्चन स्प्रिंग 18 दो क्वेश्चन आए, 28%, 43, 15, 25, 26, 17, 16, 13, 63, 50, अभी भी कोई 40 समथिंग आया है। तो अगर आप ट्रेंड देखें, अगर आप उसके रिसेंट एनालिसिस को देखें, तो जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो कौन सा है? प्रॉब्लमेटिक एरिया कौन सा बताएं, खुद बताएं। आपके सामने लिखा हुआ है प्रॉब्लमेटिक एरिया कौन सा ज्यादा, न्यूमेरिकल के थ्योरेटिकल? बताएं। थ्योरेटिकल थ्योरी हम लोग अमूमी तौर पे पता क्या होगा, आप ऐसे ना बच्चे जब प्लानिंग कर जाएंगे, आप जाएंगे सोशल मीडिया की साइट्स के ऊपर, आपको ना कोई रैंडम मिस गाइड करने वाले आ जाएंगे कि यार लड़के सुनो न्यूमेरिकल कर लो, लड़की न्यूमेरिकल्स कर लो, तुम ये 7 न्यूमेरिकल कर लो, तुम 8 न्यूमेरिकल कर लो, तुम पेपर पास कर दोगे। ओ भाई न्यूमेरिकल तो ऑलरेडी इजी है, एग्जामिनर यही सर मार रहा है, यही मत्था दे रहा है आप लोगों को कि भाई न्यूमेरिकल इजी है, उसमें तुम पासिंग मार्क्स सिक्योर कर देते हो। इधर एफर्ट मारनी है थ्योरी, जहां पे प्रॉब्लम है, जहां मिस्टेक्स हैं, जहां मार्क्स लूज हो रहे हैं। अगर देखो 30 नंबर सेल्स टैक्स में से आए हैं आपको पेपर में, 16 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, उस 16 में से आप 13 14 सिक्योर कर लेते हो। जो 14 मार्क्स की थ्योरी है, क्या उसमें से 10 नंबर सिक्योर करने चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ। तो ये चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी। मैं आज बता रहा हूं कि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ चीजें क्रैम करने वाली हैं वो मैं बताऊंगा, कुछ चीजें आपको याद रखने वाली हैं वो बताऊंगा, लॉजिकली कौन से हैं। एट द एंड ऑफ द सेल्स टेक्स्ट में आपको एक शीट दूंगा 5 पेजों की, वो 5 पेज आपने घोल के पी लेने हैं। घोल के पीने का मतलब ये नहीं है कि आप एक कप पकड़ेंगे इसमें घोलेंगे पी लेंगे, वो 5 पेजेस के ऊपर जितनी रूल्स जितनी बातें लिखी हुई हैं वो सारी अगर आपको हिफ्ज हो गई, इंशाल्लाह आप सेल्स टैक्स में से 90% मार्क्स जो है वो सिक्योर कर जाएंगे। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। यार मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मैं तो रोज कहता हूँ यार आप ही रेलिवेंट मैसेजेस ना करें। अब देखें, अब मुझे तो हर चीज का ना करें ना कसूरवार, बड़े बच्चे हैं, ग्रो कर रहे हैं, पता होना चाहिए कि रेलिवेंट कमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे।
चले जी। सेल्स टैक्स की ना, जो प्रॉपर सेल्स टैक्स है उसकी आपने डिवीजन समझनी है कि हमने सेल्स टैक्स के ना इन 30 नंबर को हमने डिवाइड किया हुआ है सेल्स टैक्स डेफिनेशंस। उसके बाद सेल्स टैक्स रूल्स एंड प्रोविजंस, फिर सेल्स टैक्स के रूल्स रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन एंड डी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट, और एंड पे आते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल। ये आपको नजर आ रही है पिक्चर? दिस इज द कंप्लीट डिवीजन ऑफ सेल्स टैक्स। पूरा सेल्स टैक्स जो है ना, आप जिस मर्जी बुक से पढ़ रहे मुझे नहीं पता, बट सेल्स टैक्स की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना डिवीजन इस तरह से की गई है। हमारे पास 6 एरिया, जिसमें से 30 मार्क्स जो है वो स्प्रेड किए गए। देखिए, अगर आप सेल्स टैक्स डेफिनेशन ये अगर ये आप अच्छी तरह कर लें, और ये प्रोविजन एंड रूल्स जो हैं अगर आपको ये याद हो जाए, ये दोनों कर लेना। ये दोनों करने से, सिर्फ डेफिनेशंस एंड रूल्स एंड प्रोविजन करने से आपके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो 100% सॉल्व हो जाते हैं। जस्ट बाय द डेफिनेशंस, बाय द प्रोविजन एंड रूल्स, आपके 100% न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। और 100% न्यूमेरिकल्स का मतलब क्या है कि अराउंड ऑन एवरेज 16 मार्क्स का न्यूमेरिकल आपका एक तो ये एरिया डन करवा देगा, और इन दो एरिया में से गालिबन अप टू 6 मार्क्स की थ्योरी भी आपकी हो जाएगी। 6 to 8 मार्क्स है, मैं लोअर रेंज पे जा रहा हूँ। मतलब अगर आपको सेल्स टैक्स डेफिनेशन समझ आ गई है, सेल्स टैक्स की चार्जेबिलिटी और रूल्स सारे समझ आ गए, क्या से किस तरह लगाना है, तो आप बड़े इजीली सिर्फ इन दो एरियाज में से अप टू 22 से 24 मार्क्स तक का एरिया सिक्योर कर सकते हो। ये वन ऑफ द इजीएस्ट एरिया। डेफिनेशंस चंद एक है, कुछ मतलब कुछ क्रैम करने वाली है, कुछ अंडरस्टैंड करने वाली है, कुछ सिर्फ रीड ऑनली है, पढ़नी है, कुछ ऐसी है जो कंसेप्चुअली चलेंगी, जो कंसेप्ट अप्लाई हो रहा होगा। आप डेफिनेशंस पढ़ेंगे, आपको समझ आएगी, तो आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स में जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपको डेफिनेशन पढ़ के समझ आया कि सप्लाई क्या होता है, फिर आप सवाल पढ़ रहे हैं उसको रिलेट करेंगे, रिलेट करने के बाद आप बताएंगे यार ये सप्लाई है, इसको मैंने इस तरह ट्रीट करना है। तो डेफिनेशन और रूल्स कर लो तो 20 से 24 नंबर है आपके यहाँ पे आ जाएंगे। और फिर ये रजिस्ट्रेशन और डी रजिस्ट्रेशन वाला एरिया और रिकॉर्ड्स और ऑडिट वाला एरिया है, इसमें कोई आपके 5 से 6 नंबर का सवाल यहाँ पे आएगा। अगर ये वाला एरिया आपका 100% अच्छी तरह हो जाए, इस तरह जिस तरह आपको अपना नाम याद है, आप इसको कर जाए, कोई 28 के करीब रूल्स हैं, वो रूल्स आपको पता होना चाहिए, चंद एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए। अगर आप कर जाए तो आपका न्यूमेरिकल जो है वो हो जाएगा। न्यूमेरिकल की मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, न्यूमेरिकल में मेरा स्टूडेंट जो है वो कभी भी आई कैप में मार नहीं खा सकता। आपको लॉजिकली बता दूंगा कि अगर ये सवाल है, इसको इस तरह से हमने लेके चलना है। तो ये डिवीजन है, ये एरिया हम इस वेटेज के साथ करेंगे। जो इंपॉर्टेंट एरिया है उस पर उतना टाइम, जो कम इंपॉर्टेंट एरिया उस पर उतना कम टाइम लगाएंगे, बट करेंगे सारा, और उसको प्लान्ड वे में लेके चलेंगे ताकि हमारा मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाए। तो दिस इज द रियल डिवीजन ऑफ सेल्स टैक्स कि 6 एरियाज में हमने इसको डिवाइड किया है। ये 30 नंबर है, 30 नंबर सिक्योर करने के लिए कितना टाइम चाहिए हमें, हमें इन 30 नंबर को सिक्योर करने के लिए ये एरिया चाहिए, ये हमारे सामने क्या है, मौजूद है। समझ आ रही है, कोई कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, जरा बताएंगे। आप लोगों ने अपने ऊपर ना सेल्फ बिलीफ रखना है कि आप कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है? और ना कर, मेरी बोल बोल के रगे भूल गए, तेन आवाज नहीं आ रही मम्मा? कौन लोग हो तुसी? इस स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट ले लें, और इंशाल्लाह आपको पता हो कि जो आप एरिया कर रहे हैं, जो तैयार कर रहे हैं, उसमें से क्या है और किस तरह से आना है।
बलूचिस्तान बहुत प्यारा है यार, आपको क्या बताओ बलूचिस्तान कितना ब्यूटीफुल एरिया, बहुत प्यारा प्रोविंस है। कभी ना उसका एरियल व्यू देखिएगा, ओए होए होए, मिट्टी के पहाड़ नीचे और वाह, बहुत प्यारा एरियल व्यू, बहुत मजे का है। पंजगोड़ का वो है पहाड़ी सिलसिला, वाह। मैं उसको उसका एरियल व्यू भी शेयर करूंगा कभी, कि एरियल व्यू मतलब कितना लगता है प्यारा बलूचिस्तान, शायद आपने वो कभी ना देखा हो। एनीवेज, तो समझ आ गई क्या है और क्या नहीं है, सेल्स टैक्स क्या है, सेल्स टैक्स में से मार्क सिक्योर करना आसान है। तो इसलिए एक शायर ने अर्ज किया था कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ऑल्दो मेरे टांग सलामत है, मेरे पास कोई घड़ी वगैरह भी नहीं है, बट फिर भी आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। घबराएंगे नहीं, और हम क्या करेंगे, हम इसको लेके चलेंगे आगे, ठीक है। हाँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, मैं बड़ा अच्छा बच्चा हूँ, मैं एक शरीफ इंसान हूँ, शरीफ नागरिक हूँ। चलें जी, अब ना सेल्स टेक्स्ट के पहले हम साइंस समझते हैं, कहानी समझते हैं। इस कहानी को देखिएगा, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। आपको सेल और परचेज का कंसेप्ट समझना है, आपको आउटपुट और इनपुट का कंसेप्ट समझना है, ठीक है। आपको इनपुट और आउटपुट का क्या समझना है, कंसेप्ट समझना है, क्या है और क्या नहीं है। थोड़ा सा अब आपको एंजॉय भी कराते हैं। देखें, आप लोग समझते हैं कि ये सीए की स्टडीज ना बड़ी बोरिंग सी स्टडीज हैं, और टैक्स एक बड़ा खुश्क और ड्राई सब्जेक्ट है। लेट्स सी, हम सेल्स टैक्स से कुछ ओवरव्यू लेते हैं, और हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए इसको क्या करते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं मिनियंस, मैक्नीनियन से समझते हैं। देखें, सेल्स टैक्स जो है बेसिकली इट इज अबाउट द सेल्स, इट इज अबाउट द परचेज। आप खरीदेंगे, आप टैक्स पे करेंगे, आप बेचेंगे, आप टैक्स पे करेंगे। अब कौन टैक्स पे कर रहा है, देखिए हमारे पास ना तीन लोग हैं, तीन पर्सन। एक मैं हूं बायर, खरीदार। एक है सेलर जिसने मुझे चीज बेचनी है, और तीसरा है गवर्नमेंट जिसने क्या करना है, टैक्स लेना है। तो गवर्नमेंट तक क्या करना है, हमने टैक्स पहुंचाना है। तो इस जरा वीडियो को देखिएगा और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे सीन हो रहा है। कि ये सामने जो आपको मिस्टर स्मार्ट नजर आ रहे हैं, ये सेलर है। ये कौन है, ये बेचने वाले हैं। ये चीज बेच रहे हैं, ये जब चीज बेचेंगे, ये जब चीज देंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सेल्स कह रहे होंगे, इसको हम क्या कह रहे होंगे, सप्लाईज कह रहे होंगे। इज दैट क्लियर। जब ये बंदा ये अपनी मील दे रहा है, जब ये बंदा सामान दे रहा है, इसको क्या कहेंगे, सप्लाई करना कहेंगे, सेल करना कहेंगे। और ये बंदा क्या कहलाएगा, ये बंदा सेलर कहला रहा होगा, जो ये मैक बर्गर बेच रहा है। इज दैट क्लियर। अब खुद बताएं, जब इसने ये बर्गर दिया, और वो जब बायर ने बर्गर लिया, तो पेमेंट कौन करेगा, ये बायर इसको पेमेंट करेगा। ये बायर जो है इसको पैसे देगा ना। जब बायर इसको पेमेंट करेगा, तो ये क्या कहेगा, यार ये बर्गर जो है, ये 500 रुपए का बर्गर है, ये पकड़ लो बर्गर अपने पास। इस 500 रुपए के ऊपर ये मेरी वैल्यू है, ये कीमत है, ये बिल है, इसके ऊपर 18 रुपया के हिसाब से आपने मुझे सेल्स टैक्स पे करना है, जो 90 रुपये बनता होगा। तो जब ये इसको बिल देगा, जब ये इसको ये इनवॉइस पड़ेगा, भाई ये इनवॉइस है, ये इनवॉइस पकड़ लो, उसमें लिखा होगा कि बर्गर जो है 500 रुपए का है, 90 रुपए का सेल्स टैक्स है, टोटल बिल कितना होगा, 590 रुपए का होगा। तो उसने बर्गर लिया और 590 रुपए किसको दे दिए, इस दुकानदार को दे दिए। ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा ना। अब देखिए, इस चीज को आइडेंटिफाई कीजिएगा, जिसने सेल की है,
जिसने सेल की है। पहली बात है, हम सारे का सारा सेल्स टैक्स पढ़ेंगे किसके पर्सपेक्टिव से? बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, दुकानदार के पर्सपेक्टिव से, मैन्युफैक्चरर के पर्सपेक्टिव से, जो बनाने वाला है, जो बेचने वाला है। हमने इस सेल्स टैक्स को कस्टमर के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ना, हमने अपने पर्सपेक्टिव से नहीं देखना। हमने किसके पर्सपेक्टिव से देखना है? दुकानदार के पर्सपेक्टिव से। हमने किसके पर्सपेक्टिव से देखना है? मैन्युफैक्चरर के पर्सपेक्टिव से। हमने किसके पर्सपेक्टिव से देखना है? होलसेलर के पर्सपेक्टिव से देखना है कि जो बेच रहा है, जो बना रहा है, जो सेल्स कर रहा है, हमने उसके पर्सपेक्टिव से देखना है। इज दैट क्लियर? अब जो बंदा सेल करेगा, जो बंदा सेल कर रहा है, उसके बिजनेस में से क्या ये इन्वेंट्री बाहर नहीं जा रही? खुद देखें, जब इसने बर्गर दिया, और भाई बताओ साथ साथ, जब इसने बर्गर दिया तो इसके बिजनेस में से इन्वेंट्री बाहर नहीं जा रही? यार यूट्यूब वाले भाई आप लोग बता देना, इन्वेंट्री बाहर जा रही है? ये आउटपुट है, ये दे रहा है, इसके बिजनेस में से चीजें जा रही है। जब इसके बिजनेस में चीजें जा रही हैं, उसके ऊपर जब ये टैक्स लेगा, जो कस्टमर से जो टैक्स लेगा, इसे हम क्या कहेंगे? इसको हम आउटपुट टैक्स कहेंगे। ये क्या कहलाएगा? बोले मेरे साथ, ये क्या कहला रहा होगा? आउटपुट टैक्स कहला रहा होगा। ये जो इसने कस्टमर से लिया है, ये क्या कहला रहा होगा? आउटपुट टैक्स कहला रहा होगा। इज दैट क्लियर? दुकानदार के पास अगर मैं आज जाता हूं, उससे कहता हूं मुझे 10 रुपए के कुरकुरे दे दे, वो 10 रुपए के मुझे कुरकुरे देता है और मैं उसको पेमेंट करके आता हूं, उसको पेमेंट के साथ जो मैं टैक्स पे करके आया हूं, वो दुकानदार के लिए क्या कहलाएगा? आउटपुट टैक्स कहला रहा होगा। इज दैट क्लियर? अब ये समझ आ गई आपको आउटपुट टैक्स क्या होता है? आउटपुट टैक्स सबको क्लियर है? एवरीवन? आउटपुट टैक्स सबको क्लियर है? अब हम बात करते हैं इनपुट टैक्स की। अब ये दुकानदार जो आपको सामने वीडियो में नजर आ रहा है, अगर हम इस दुकानदार के बारे में पूछें, अगर हम इस दुकानदार की बात करें, जब ये गया था बर्गर के लेने के लिए, जब ये बन लेके आया होगा, जब ये पोटैटोज लेके आया होगा, जब ये ऑयल लेके आया होगा, तो क्या ये सामान परचेज करके आया था? जब ये सामान परचेज करके आया था, तो क्या ये बंदा टैक्स पे करके आया होगा? दुकानदार जिससे सामान लेके आया है, क्या उसको टैक्स पे करके आया होगा? टैक्स पे किया तो सामान आया ना, टैक्स पे किया तो पैटीज आए हैं, टैक्स पे किया तो बन आए हैं, टैक्स पे किया तो पोटैटो आए हैं, टैक्स पे किया तो केचप आए हैं, पेमेंट करके सामान लेके आया। तो ये बंदा जो टैक्स पे करके आया होगा, इसे हम क्या कहेंगे? इनपुट टैक्स कहेंगे। तो इसने, ये मैं दुकानदार हूं या ये दुकानदार है, इसने क्या किया? इसने जब सामान खरीद के लेके आया तो टैक्स पे करके आया। जो टैक्स पे करके आया और सामान लेके आया, ये क्या कहलाएगा? इसका इनपुट टैक्स कहलाएगा। फिर जब ये सेल करेगा, सेल करते हुए जब कस्टमर से टैक्स लेगा, तो वो क्या कहलाएगा? आउटपुट टैक्स कहलाएगा। तो कस्टमर से हम लेते हैं आउटपुट टैक्स, हमने पे किया होता है इनपुट टैक्स। इज दैट क्लियर? कस्टमर से क्या लेते हैं? कस्टमर से हम लेते हैं आउटपुट टैक्स, हम क्या पे करते हैं? इनपुट टैक्स पे करते हैं। ये सबको क्लियर है? एवरीवन? अब गवर्नमेंट क्या कहती है, सुनिएगा। गवर्नमेंट कहती है जो तुमने आउटपुट टैक्स लिया है, उसको अपने पास पकड़ो, रखो। जो तुमने हमें इनपुट टैक्स पे किया है, वो बीच में से एडजस्ट करो, रिमेनिंग अमाउंट हमें क्या कर दो? आगे जमा करवा दो। इस अमल को कहते हैं सेल्स टैक्स कैलकुलेट करना, सेल्स टैक्स पे करना। सेल्स टैक्स लायबिलिटी जो है, वो हम क्या करते हैं? कह रहे होते हैं। समझ आई? जी जनाब, समझ आई कि सेल्स टैक्स किस तरह वर्क करेगा, किस तरह चलेगा, किस तरह नहीं चलेगा, बताएं।
कि हम जो पे करके आए वो इनपुट टैक्स था, जो हमने रिसीव किया वो आउटपुट टैक्स था, उस आउटपुट टैक्स में से इनपुट जो है हम लेस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को पे कर देंगे। इसे कहते हैं कि हमने सेल्स टैक्स जो है वो पे कर दिया, ये सेल्स टैक्स जो है हमारा गवर्नमेंट को चला गया। तो हमने एक्चुअल में करना क्या है, हमने एक्चुअल में यही सीखना है कि सेल्स टैक्स की हमारी कैलकुलेशन किस तरह से हो रही होगी। तो जब आप सेल्स कर रहे होंगे, जब आप बेच के आ रहे होंगे, तो आपने सेल्स की, आप देखें सेल्स की आपने 1,000 रुपए की, 1,000 रुपए की सेल्स की, 18% के हिसाब से आप टैक्स लेंगे कस्टमर से, तो कस्टमर ने कितना आपको दिया, कस्टमर ने दिया आपको 180 रुपए। ये जो 180 रुपए मिले हैं आपको, ये क्या कहलाएंगे, आपका आउटपुट टैक्स कहला रहा होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? फिर जब आप सामान परचेज करके लेके आए होंगे, जब आपने परचेजेस की होंगी, फॉर एग्जाम्पल आपने 500 रुपए की खरीदारी की थी, 18% के हिसाब से जब आप सामान खरीद के लेके आए, आप पेमेंट करके आए थे, पेमेंट जो है वो आपने की होगी 90 रुपए की, ये आपका कहलाएगा इनपुट टैक्स। अब देखो ध्यान से, आउटपुट टैक्स रिसीव किया, आउटपुट टैक्स मिला है मुझे, इनपुट टैक्स मैंने पे किया है। गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है हाँ भाई तुम्हें कितना टैक्स मिला है, मैंने कहा मैंने कस्टमर से 180 रुपए का टैक्स लिया है। गवर्नमेंट कहती है तुमने कितना टैक्स पे किया था, तुम सामान लेके आए थे, आपने कहा मैं 90 रुपए लेके आया था। गवर्नमेंट कहती है इस आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को लेस करवाओ, रिमेनिंग कितना बनता है ये 90 रुपए, ये हमें क्या कर दो, पे कर दो। ये तुम्हारी क्या कहलाएगी, सेल्स टैक्स लायबिलिटी कहला रही होगी। ये क्या कहलाएगी, ये आपकी सेल्स टैक्स लायबिलिटी कहला रही होगी। अब जरा एक चीज ध्यान से गौर से सोच समझ के बताइएगा, दुकानदार 180 ले रहा है, 90 पे कर रहा है और बाकी 90 गवर्नमेंट को पे कर रहा है, क्या दुकानदार की जेब के ऊपर 1 रुपए का भी टैक्स का बर्डन आया? इस सीन में, इस सिनेरियो में क्या दुकानदार की पॉकेट में कुछ भी गया है? नहीं, दुकानदार तो बड़ा चिल है, 90 रुपए पे करके आया था, सामान खरीद के लेके आया था, अब उसने 180 रुपए वसूल किए हैं, उस 180 रुपए जो कस्टमर से लिए हैं टैक्स के, अपने 90 रुपए जो उसने पहले पे किए साइड में कर लिए, बाकी 90 रुपए गवर्नमेंट को पे कर दिए हैं। तो ये तो सीन बिल्कुल सेट है। तो दुकानदार के ऊपर जो बीच में सेलर है उसके ऊपर तो कोई बर्डन नहीं आया, लेकिन जिसने परचेज किया है सारा का सारा टैक्स किसने पे किया है, उस बायर ने पे किया है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कह रहे होते हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर सारे का सारा बर्डन किसको पड़ा है, कस्टमर को पड़ा है, कस्टमर ने पे किया है, बीच में जो बेचने वाला बंदा है उसकी जेब पे एक आने का भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। इसलिए सेल्स टैक्स हमारा क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट टैक्स कहला रहा होता है। इज दैट क्लियर? जी जनाब, कहानी समझ आई? इस कहानी में जो आपको वीडियो में बताने की कोशिश की है कि वो सेलर जो है, वो जो बेच रहा है, भाई उसकी जेब में कोई फर्क नहीं आ रहा, उसने तो एंड पे वो डॉल भी अपने पास रख लिया कि मैं कि कस्टमर को दूं। जब उसने कस्टमर को ये बर्गर बेचा तो सारा टैक्स तो उसने कस्टमर से ले लिया है, जो खुद पे करके आया था वो उसने एडजस्ट किया, रिमेनिंग अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर दिया है। तो इसलिए जो शॉपकीपर है, जो सेलर है, वो इतना खुश है, वो इतना हैप्पी है। इसलिए क्या होता है, सेल्स टैक्स को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कह रहे होते हैं, इसलिए हमारा इनडायरेक्ट टैक्स कहला रहा होता है। इज दैट क्लियर? समझ आई? जी जनाब, समझ आ गया कि इसको सेल्स टैक्स क्यों कहते हैं। एंड द क्वेश्चन इज दैट
कि इसको इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं। अब समझ आया कि इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहलाता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब सारा बोझ एंड कंज्यूमर पे होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसलिए इसे हम इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कह रहे होते हैं, इसलिए हमारा इनडायरेक्ट टैक्स कंसीडर हो रहा होता है। यार मैं चाय पी रहा हूँ, मैं वुमेन नहीं कह रहा है अभी, कोई ना कोई ना बदतमीज मेरा स्टिकर बना देता निकाल के। आगे चलें। कितना बहुत है आज, कल हम फिर डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं अगर आप कहते हैं। लेकिन डेफिनेशन जो है वो हमारा पहला एरिया है। अभी हमने आइडेंटिफाई किया है कि डेफिनेशंस क्या हैं और क्या नहीं है, और उसमें कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आउटपुट टैक्स, सेल्स टैक्स क्या होता है। अब सेल्स टैक्स की डेफिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सेल्स टैक्स की डेफिनेशन कोई किसी किस्म की याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बस पढ़ लो आज के दिन, बस दैट्स इट। सेल्स टैक्स क्या होता है कि कोई भी टैक्स, कोई भी एडिशनल टैक्स, कोई भी डिफॉल्ट सरचार्ज जो हम सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक पे कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, सेल्स टैक्स कहला रहा होगा। कोई भी फाइन, कोई भी पेनल्टी जो हम इम्पोज कर रहे हैं सेल्स टैक्स एक्ट के तहत वो भी सेल्स टैक्स कहला रहा होगा। कोई भी एडिशनल अमाउंट, कोई भी ओमिशनल सम जो हम इस एक्ट के तहत पे कर रहे हैं वो हमारा क्या कहला रहा होगा, सेल्स टैक्स कहला रहा होगा। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स तो समझ आ गया ना। अगर मैं इस डेफिनेशन को आज के दिन, आज के टाइम पे एक्सप्लेन ना भी करूं तो आउटपुट टैक्स समझ आ गया क्या हो गया। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आसान वे में आउटपुट टैक्स जो है मैं नहीं करवा सकता। मतलब मैंने तो अपने मिनियंस ले आया हूँ, मेरे मिनियंस ने सिखाया आपका आउटपुट टैक्स क्या होता है सबको। अब बोलो तो सही ओए। कल से मैंने कसम से आके कहना है सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर एंड मौलवी गफूर। अब आउटपुट टैक्स क्या है, जो सेल्स की कस्टमर से ले रहे हैं वो आपका आउटपुट टैक्स है। राइट साइड आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो रेलेवेंट वीडियो आपको नजर आ रही है ये वीडियो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है आउटपुट टैक्स को समझाने के लिए। आउटपुट टैक्स क्या होगा कि जब भी हम गुड सप्लाई करेंगे, जब भी हम गुड्स देंगे, जब भी हम गुड बेचेंगे उसके ऊपर जो टैक्स लेंगे वो मेरा क्या कहला रहा होगा, आउटपुट टैक्स कहला रहा होगा। उसके अलावा जो एफईडी वगैरह हम पे कर रहे होते हैं, जो चार्ज कर रहे होते हैं वो हमारा आउटपुट टैक्स कहला रहा होगा। एफईडी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो हम कस्टमर से ले रहे हैं टैक्स वो हमारा क्या कहला रहा होगा, आउटपुट टैक्स कहला रहा होगा। इस डेफिनेशन को याद करने की जरूरत नहीं है, इसको रीड आउट कर लीजिएगा पेपर में। मैं कहता हूँ माड़ी किस्मत हुई ना आप लोगों की, फिर जाके उसने पूछना है कि आउटपुट टैक्स क्या होता है, हालांकि नाउ यू आर एनेबल टू राइट दिस कि आउटपुट टैक्स क्या होता है और क्या नहीं होता। इज दैट क्लियर। उसके बाद बात करते हैं हम इनपुट टैक्स की।
इनपुट टैक्स कौन पे करेगा? आपके सामने रेलेवेंट इमेज जो है वो समझ आ जाएगी आपको, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैं कहता हूं जब आप आई कैप के हॉल में बैठे होंगे, अगर आपको कंसेप्ट भूल भी गया ना, तो ये छोटी छोटी इमेजेस, छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए इनफ होंगी, पूरा कंसेप्ट जो है वो आपको बता देंगी। इनपुट टैक्स कौन पे करेगा? जब आप सामान लेके आ रहे हैं, जब आप पेमेंट करके आएंगे, जो टैक्स पे करके आएंगे, वो क्या कहलाएगा? आपका इनपुट टैक्स कहला रहा होगा। जब आप गुड्स बाय करेंगे, आप टैक्स पे करेंगे, वो आपका क्या है? इनपुट टैक्स है। जब आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एफईडी पे कर रहे हैं, वो आपका इनपुट टैक्स है। जब आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप पे करके आ रहे हैं, वो आपका इनपुट टैक्स है। या आजाद जम्मू कश्मीर में अगर आप गुड्स सप्लाई किए हैं या आप सर्विसेज दे रहे हैं, जो वहां पे टैक्स दे रहा होगा आपसे, वो क्या कहला रहा होगा? इनपुट टैक्स कहला रहा होगा। इज दैट क्लियर? आउटपुट टैक्स क्या होता है और इनपुट टैक्स क्या होता है? आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं पर्सन। अब ये पर्सन जो है, क्या हम इनकम टैक्स में डिस्कस करके आए हैं कि नहीं आए? बताएं, क्या इनकम टैक्स में हमने पर्सन डिस्कस किया है कि नहीं किया? अब पर्सन जो इनकम टैक्स में पड़ा है, वही पर्सन कहाँ है? हमारा सेल्स टैक्स में है। कि पर्सन में क्या कुछ शामिल होगा? पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, अ मैन एंड अ कंपनी। कंपनी की हमने डेफिनेशन भी पढ़ ली है। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी इन पाकिस्तान, या भी कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट या उसकी पॉलिटिकल सब डिवीजन, ये सारी क्या है? हमारी पर्सन कहला रहा होता है। इसको तो मेरे ख्याल से डिस्कस करने की कोई कतअन किसी किस्म की जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर है? आगे चलते हैं। यहां तक रखते हैं। कल यहां से हम स्टार्ट करेंगे टैक्सेबल एक्टिविटी। कल हम टैक्सेबल एक्टिविटी डिस्कस करेंगे, फिर हम कल आगे चलेंगे एंड आई ट्राई कल मैक्सिमम डेफिनेशन हमारी खत्म हो जाए। ठीक है? तो जी जनाब। हाँ भाई, मजा आया सेल्स टैक्स स्टार्ट करने का? जो मैं कह रहा था कि ये सेल्स टैक्स बड़ा इजी होगा, समझ आया? क्या लग रहा है, हो जाएगा पास? एग्जैक्ट 10 दिनों के बाद बताइएगा कि पास होता है कि नहीं होता। जस्ट तो लड़के तुझे कल आएगी, कल देख किस वे में तुम्हें डेफिनेशन रटाता रटाता नहीं, हिफ्ज करवाता, कि तुम्हारे ख्वाबों में आएगी डेफिनेशन। स्लाइड्स कैसी लगी ये बताएं आप। फीडबैक अपना लाजमी दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज।